अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर परवेज अहमद है और आज मैं बात करूंगा एक बीमारी जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। सबसे पहले तो एक सवाल है आपके लिए कि क्या आपने इस बीमारी का नाम सुना है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया? आई एम श्योर कि आपका जवाब ना में होगा। अगर आपसे मैं ये पूछूं कि क्या आपने स्ट्रोक का नाम सुना है जिसको फालिज कहते हैं, आपका जवाब हाँ में होगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या आपने हार्ट अटैक का नाम सुना है, आप ज़रूर कहेंगे कि हाँ, हमारी फैमिली में किसी की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी। और अगर आपसे मैं कहूँ कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का जिक्र कभी सुना है तो आप कहेंगे हाँ, हमारी फैमिली में। मगर अगर आपसे मैं कहूँ कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या है, आप कहेंगे नहीं, ये बीमारी का नाम नहीं सुना। आपको ये सुन के हैरानगी होगी कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, वो जो बीमारियां हम कॉमन देखते हैं, उनकी माँ है, उनकी जड़ है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है क्या। इसकी डेफिनेशन ये है कि कोलैप्स ऑफ एयरवेज ड्यूरिंग स्लीप, यानी कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारी सांस की नाली या हमारी सांस की नाली का जो दाखिली हिस्सा है वो कोलैप्स हो जाता है। OSA स्टैंड्स फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब होता है रुकावट, स्लीप नींद, एपनिया विदाउट ब्रीदिंग। नॉर्मली होता ये है कि हम सांस लेते हैं नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए, और वो हमारे थ्रोट यानी हलक से होता हुआ हमारे विंड पाइप, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं, उसमें जाता है। वहाँ से हवा या ऑक्सीजन हमारे लंग्स में या फेफड़ों में, और फेफड़ों से वो खून में शामिल हो जाता है। ये जो खून का निज़ाम है, ये ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेकर हमारे पूरे जिस्म के खुलिये तक पहुंचा देता है। खुलिया क्या है? खुलिया हमारा यूनिट है हमारी बॉडी का। जिस तरह के दीवार की यूनिट को हम ईंट कहते हैं, तो हमारी बॉडी जो बनी हुई है, जिसकी इकाई को हम खुलिया कहते हैं या सेल कहते हैं, तो ऑक्सीजन वहाँ चला जाता है। अब जब हम खाना खाते हैं, एक अलग निज़ाम जिसको हम निज़ाम में इन्हिज़ाम कहते हैं या डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हम जो भी खाते हैं हज़म होने के बाद वो ग्लूकोज की सूरत में वो भी हमारे खून में शामिल हो जाता है, और ये खून इस ग्लूकोज को भी तमाम खुलिये तक पहुंचाता है। अब हमारे खुलिये में दो चीज़ें हैं, निज़ाम तनफ़ुस या रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए ऑक्सीजन, और निज़ाम इन्हिज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए ग्लूकोज हमारे सेल में मौजूद हैं। अब ऑक्सीजन और ग्लूकोज ये दोनों मिलकर दो चीज़ें बनाते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी एनर्जी या ATP। कार्बन डाइऑक्साइड को हम जब सांस बाहर लेकर जाते हैं उस वक्त हम अपने जिस्म से बाहर निकाल देते हैं, और जो ATP या एनर्जी है उसको हम ज़िंदा रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये एनर्जी हमें ज़िंदा रहने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। ये तो हो गया नॉर्मल फिजियोलॉजी। अब पैथोलॉजी देखिए। OSA को समझने के लिए इस स्ट्रक्चर का समझना बहुत ज़रूरी है, जिसको एयरवे कहते हैं। एयरवे तीन चीज़ों से मिलकर बना है, एक बेस ऑफ द टंग, दूसरा सॉफ्ट पैलेट, और तीसरा यूव्यूला। यूव्यूला वो चीज़ है जब आप मुंह खोलेंगे तो आप देखिएगा कि आपके सामने एक चीज़ वो लटक रही है आपके हलक में। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर एयरवे बना, बेस ऑफ द टंग, सॉफ्ट पैलेट एंड यूव्यूला। तो और इनके गिर्द जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, ये एयरवे। इसका समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये स्ट्रक्चर है जहाँ पे प्रॉब्लम शुरू होती है। हम जब सो रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के तमाम मसल्स रिलैक्स होते हैं, और ये वाले मसल भी तीनों रिलैक्स होते हैं। मगर अगर आपको OSA है या ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो आपका एयरवे तो पहले ही नैरो है, और जब वो रिलैक्स होता है तो वो कोलैप्स हो जाता है, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। और अगर अब मैं आपको रिस्क फैक्टर बता देता हूँ कि
ये कोलैप्स कब होता है? जब ये नॉर्मल फिनोमेना है कि जब हम सो रहे हैं तो एयरवे आपका रिलैक्स होता है। ओबेसिटी, अगर कोई आदमी मोटा है तो फैट टिश्यू उसके एयरवे को तंग कर देते हैं या नैरो कर देते हैं। तो जब आप सोते हैं तो आपके तमाम बॉडी के मसल रिलैक्स हो रहे हैं और आपका एयरवे भी रिलैक्स हो रहा है, मगर चूंकि वो ऑलरेडी नैरो है, तंग है, तो वो कोलैप्स हो जाता है, यानी कि कम्प्लीटली बंद हो जाता है। तो ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो, कहाँ पे। ये लंग्स में प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके सांस की नाली का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका एयरवे का प्रॉब्लम है, जहाँ से जो हवा का दाखिली रास्ता है, यहाँ ये वाला हिस्सा आपका सोते वक्त आप रिलैक्स्ड हुए तो वो कोलैप्स हो गया। अब उसका नुकसान ये होता है कि आपका जो ऑक्सीजन है वो आपकी बॉडी यानी आपके फेफड़े में नहीं गया, और इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके जिस्म से बाहर नहीं गया। अब प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होती है, जब ऑक्सीजन नहीं गया तो अब आप देखिए कि हमने जब नॉर्मल फिजियोलॉजी की थी कि ऑक्सीजन लंग्स से ब्लड में और ब्लड से सेल में जाता है और वहाँ जाके वो फूड के साथ या ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता है और एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो जब ऑक्सीजन नहीं होगा, ठीक है, आपकी बॉडी में या कम होगा, तो वहाँ पे ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाएगी। और क्या हम कहते हैं अगर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाए, इसी को तो डायबिटीज़ कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखिए कि आपके सेल में ऑक्सीजन नहीं गया तो आपके हार्ट को मैसेज आता है कि मुझे ऑक्सीजन चाहिए, तो आपका हार्ट या दिल वो पंप करना शुरू कर देता है तेज़ी के साथ, ताकि ब्लड का प्रेशर बढ़े। तो इसी को तो हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब ये 8 से 10 साल ये बीमारी का इलाज ना हो तो आपका हार्ट थक जाता है, आपका दिल थक जाता है, और इसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। ठीक है, तो हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़। अब आप देखिए कि जब ऑक्सीजन नहीं हुआ तो वहाँ पे वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन नहीं हुआ, तो एटीपी यानी एनर्जी नहीं बनी। अब आप लेथार्जिक, डे टाइम टायर्डनेस होगी आपको। इसी तरह ऑक्सीजन जो है आपके ब्रेन में नहीं गया तो ब्रेन के सेल्स डैमेज होना शुरू होते हैं, आपको मेमोरी लॉस होता है, लॉन्ग टर्म के बाद स्ट्रोक का अटैक हो जाता है। तो OSA की वजह से जो कॉमन सिम्टम्स पेशेंट को आते हैं उनमें है नंबर 1 स्नोरिंग, नंबर 2 क्रॉनिक डे टाइम स्लीपीनेस एंड टायर्डनेस, तीसरा जो है मॉर्निंग हेडेक, चौथा फटीग यानी थकन, पांचवा इरिटेबिलिटी, पेशेंट बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है, और छठा जो है वो इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन या मेमोरी लॉस। तो ये कॉमन सिम्टम्स आप स्लीप एपनिया के पेशेंट को देखेंगे, और अगर ये बीमारी लॉन्ग टर्म ट्रीट ना हो तो फिर कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ जिसमें हार्ट फेलियर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो सकता है, और इरेगुलर हार्ट बीट जिसको एरिथमिया कहा जाता है, स्ट्रोक और डायबिटीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो अब इस बीमारी को हम डायग्नोज कैसे करते हैं? डायग्नोज तो सबसे पहले कि पेशेंट आपके पास आता है और पहली कंप्लेंट करता है कि डॉक्टर साहब मैं सारी रात सोया मगर सुबह अनरिफ्रेश्ड उठता हूँ। उसके बाद वो कहेगा कि जैसे जैसे दिन ढलता है मैं बहुत थक जाता हूँ। ठीक है, इसको हम कहते हैं डे टाइम टायर्डनेस। उसके बाद पेशेंट कहता है कि मैं स्नोरिंग करता हूँ। तो ये 3 जो ट्राइएट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्नोरिंग, डे टाइम टायर्डनेस एंड अनरिफ्रेश्ड ऑन अवेकनिंग। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं होता है, तो ये हम डायग्नोज कर लेते हैं कि ये पेशेंट को मोस्ट प्रोबेबली स्लीप एपनिया है। डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए एक टेस्ट है जिसका नाम है पॉलीसोमनोग्राफी, ये हम करते हैं, मगर पॉलीसोमनोग्राफी स्लीप लैब में ही मुमकिन है, और बहुत सी कंट्री में जो है इस्टेब्लिश्ड स्लीप लैब नहीं है, तो वो एक इशू होता है। मगर एक सिंपल टेस्ट हम कर सकते हैं ऐसी कंट्री में जहाँ पे स्लीप लैब नहीं है, थ्रू ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर वो डिवाइस है जो कि आप अपनी फिंगर में
अटैच कर लेते हैं और वो आपको थ्रू आउट द नाइट बताएगा। आप मॉनिटर कर सकते हैं कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो डिफ़र कर रहा है। तो ये सिंपल टेस्ट जिसको ऑक्सीमीटर कहते हैं, इसके ज़रिए भी हम ऐसी जगह जहाँ पे स्लीप लैब नहीं है इस बीमारी को डायग्नोस कर सकते हैं। अब इसको मैनेज कैसे किया जाता है, इसको ट्रीट कैसे किया जाता है इस बीमारी को? सबसे पहले तो वो फैक्टर्स जो ये कॉज कर सकते हैं इस बीमारी को, उसका इलाज किया जाए। ठीक है, मिसाल के तौर जो फैक्टर रिवर्सेबल हैं, अब मिसाल के तौर पे मेल होना, मेल जेंडर एक रिस्क फैक्टर है। ठीक है, तो हम इस जेंडर को तो चेंज नहीं कर सकते, मगर ओबेसिटी, मोटापापन जो है ये इसका एक रिस्क फैक्टर, तो उसको हम कम कर सकते हैं। तो वेट लॉस, ठीक है, तो ये हम करवाते हैं। स्मोकिंग ये बीमारी कॉज कर सकती है। हम पेशेंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि स्मोकिंग को वो क्विट करें। ठीक है, और इसके अलावा जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो 3 तरीके से किया जा सकता है। नंबर 1 कि अगर देखिए स्लीप एपनिया को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। अगर माइल्ड टू मॉडरेट स्लीप एपनिया है तो उसको एक डिवाइस जिसका नाम है मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस, वो क्या करता है कि आपके जॉ को स्ट्रेच कर देता है बाहर की जानिब, जिससे आपका एयरवे कोलैप्स होने से बच जाता है। मगर ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। आपको बाइटिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और ये हर एक के लिए वो फिजिबल भी नहीं है। अगर आपके दांत नहीं है मुकम्मल, अगर आपका जॉ का स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं है तो ये डिवाइस काम नहीं करेगा। दूसरा ट्रीटमेंट है सर्जरी। सर्जरी में क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा टिश्यू को ट्रिम आउट कर देते हैं। ठीक है, तो वो भी बहुत इफ़ेक्टिव नहीं है क्योंकि कुछ अरसे के बाद वो टिश्यू वापस आ जाते हैं। जो इसका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो एक मशीन है जिसका नाम है CPAP। CPAP स्टैंड्स फॉर कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर प्रेशर। ये मशीन क्या करती है कि ये मशीन आपको एयर प्रेशर देती है आपके थ्रोट तक, आपके लंग्स में नहीं, आपके सिर्फ थ्रोट तक, हलक पे जहाँ पे ये कोलैप्स होता है वहाँ तक ये एयर प्रेशर देती है, ताकि रात के वक्त जब आप सो रहे हो और आपके मसल्स, थ्रोट के मसल्स रिलैक्स हो तो वो कोलैप्स ना हो, क्योंकि वहाँ पे हवा मौजूद होती है और वो डिफरेंट प्रेशर होता है। तो आजकल जो मॉडल मशीन आ रही है उसको हम APAP कहते हैं। सेम थिंग CPAP, आजकल जो है APAP स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक पॉजिटिव एयर प्रेशर। इसका मतलब ये है कि मशीन खुद डिटेक्ट करती है कि इस पेशेंट को कितनी प्रेशर चाहिए, कितना एयर प्रेशर चाहिए इसके थ्रोट को ओपन रखने के लिए थ्रू आउट द नाइट। OSA का इलाज इस मशीन के ज़रिए किया जाता है जिसको APAP मशीन कहते हैं। ये APAP का मेन यूनिट है जो कि अटैच होता है एक होस के साथ, और इस होस का दूसरा एंड मास्क के साथ अटैच होता है। मास्क जो है वो पेशेंट रात को अपने नाक के साथ अटैच कर लेता है और ये मशीन सारी रात जो है एयर जो है इस होस के थ्रू पेशेंट के नेक तक, सिर्फ नेक तक जाती है ताकि उसका एयरवे कोलैप्स ना हो सके। एंड दिस इज़ द डेफिनेटिव ट्रीटमेंट फॉर OSA। इस वीडियो का मकसद था कि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के मुतालिक अवेयरनेस पैदा की जाए। अगर आपको इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो, इसकी तशखीस या इसकी मैनेजमेंट के, इसका इलाज करना कैसे है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।